हेलो फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन। माई सेल्फ सीए महेंद्र बोहरा। और स्टार्ट करें? हाँ जी। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से। क्या चैप्टर नंबर इम्पॉर्टेंट है? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वो तो इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन है। 100% 4 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से निकलेगा। मिनिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से आने वाला है, ये लिख के ले लीजिए। और इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताने वाला हूँ कि भाई टैक्स रेट तो इसी चैप्टर में है। जब तक आप टैक्स रेट नहीं कर पाओगे तब तक आगे के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर होंगे। करेक्ट है, हाँ जी सर। तो ये अपना बुक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को क्या नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप कर सकते हो। ये मोटिवेशन देता है, एक्चुअली मोटिवेशन देता है, बिकॉज अच्छा लगता है यार। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं। देखो, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट लगे या हार्ड लगे तो उसको इजी करने का एक ही तरीका है। सर क्या, कैसे इजी कर सकते हैं उसको? छोटे छोटे स्टेप में क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स पूरा कानून पढ़ने कोई बोलेगा तो आप नहीं पढ़ सकते, तो उसको क्या किया इंस्टीट्यूट ने, 15 चैप्टर में, 10 चैप्टर में डिवाइड कर दिया। जिससे क्या फ़र्क पड़ता है, जिससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ये फ़ायदा होता है कि अपने को लगता है हाँ 50 पेज का ही तो चैप्टर है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको और अच्छे से मल्टीपल रिवीजन करने के लिए और दिमाग में बैठाने के लिए उसको और फर्दर पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जितना छोटा स्टेप होगा उतना इजी टू रिटेन होगा और उतना जल्दी रिवाइज होगा। तो चैप्टर 1 को मैंने 5 पार्ट में बेसिकली डिवाइड कर दिया है। ये क्यों किया है आगे आपको पता चलेगा। जब ये चैप्टर का एंड करूंगा रिवीजन का तो आपको पता चलेगा सर ये तो ऐसे रिवाइज हो गया। करेक्ट है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन है, जो कि बिल्कुल ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं फटाफट रिवाइज करा दूंगा। और दूसरा कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ है। ये भी पता नहीं यार इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, पर आपको 100% रट्टा हो जाएगा ये सुनने के बाद। टैक्स का मतलब क्या होता है? सर आप इंडिया में रहते हो, आप गवर्नमेंट के रिसोर्स यूज़ करते हो, जैसे रोड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो, स्कूल हो गया। आप नहीं करते तो जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो करते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू का एक सोर्स क्या है? टैक्स है। तो आप जिस सोसाइटी में रहते हो उधर रहने का जो कॉस्ट है वो क्या होता है? टैक्स होता है। ये गवर्नमेंट क्यों यूज़ करती है? कॉमन वेलफेयर एक्सपेंस के लिए यूज़ करती है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रा हो गया। टैक्स के 2 प्रकार होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होता है और डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब समझिए कि जो पर्सन कमाएगा वही पर्सन क्या करेगा, टैक्स भरेगा। समझो मैं 6 लाख 10 लाख रुपए सैलरी कमाता हूं, मैं ही टैक्स भरूंगा। मैं किसी से रिकवर नहीं कर सकता ये टैक्स का अमाउंट। द पर्सन हु पे टू गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर फ्रॉम एनीवन एल्स। पर इनडायरेक्ट टैक्स में आप रिकवर कर सकते हो। समझो शॉपकीपर है एक, जो कि चॉकलेट बेचता है, कैडबरी बेचता है। आप जाते हो, खरीदते हो, कैडबरी सिल्क खरीदते हो। समझो आपने खरीद लिया, उसमें 20 रुपये जीएसटी का कंपोनेंट भी रहेगा प्राइस में। तो आपने क्या किया, वो 20 रुपये पे कर दिया। अब 20 रुपये जो आपने पे किया है वो शॉपकीपर गवर्नमेंट को जमा करा रहा है, तो वो आपसे रिकवर कर रहा है और गवर्नमेंट को जमा करा रहा है। फिर नीचे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है, स्टार मार्क लगाओ। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 265। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मदर ऑफ ऑल लॉ है, उससे ही क्या होते हैं, सब कानून एनेक्ट होते हैं। तो आर्टिकल 265 क्या बोलता है, इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता एक्सेप्ट जिसके पास पावर है। कहाँ से पावर आया है? लॉ से पावर आया है। एग्जाम्पल समझो, एक लगान पिक्चर था, उसमें क्या बोला था कि एक क्रिकेट मैच तुम हार जाओगे तो तुम्हें 3 गुना लगान देना पड़ेगा। 3 गुना मतलब समझो 30% टैक्स है, मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 90% टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे समझो किसी को भी पावर दे दिया टैक्स लेने का, तो वो तो अपनी मन मर्जी से कुछ भी टैक्स लेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली क्या बोला कि उन्होंने बोला कि सिर्फ जिसके पास अथॉरिटी है लॉ का वो ही टैक्स लगा सकता है, उसके अलावा कोई टैक्स नहीं लगा सकता। तो सवाल ये उठता है कि अथॉरिटी कौन देता है? अथॉरिटी देता है आर्टिकल 246। उसमें 3 लिस्ट है बेसिकली 7th शेड्यूल में, जो बोलता है या तो पार्लियामेंट क्या लगाएगा, कोई भी कानून बनाएगा, या स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून बनाएगा। पार्लियामेंट का मतलब क्या है, नेशनल लेवल पे जो अपना राज्यसभा और लोकसभा है। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, जो अपना स्टेट लेवल पे विधानसभा है। कोई उसमें क्या दिया है, 3 लिस्ट दिया हुआ है 7th शेड्यूल में। पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट, इसमें जितने भी मुद्दे दिए हैं, समझो एजुकेशन दिया है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझो टैक्स दिया है, समझो इंफ्रा दिया है, समझो जो भी मुद्दे दिए हैं, टॉपिक दिए हैं, उसके ऊपर टैक्स कौन बनाए, टैक्स कौन लगाएगा, या एक्ट कौन बनाएगा, प्रिसाइजली कानून कौन बनाएगा, तो पार्लियामेंट कानून बनाएगा।
स्टेट लिस्ट में जितने भी मुद्दे दिए हैं उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा सर? स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी मुद्दे दिए हैं उसमें दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कानून बनाएंगे। एंट्री 82 जो है यूनियन लिस्ट का, यूनियन लिस्ट मतलब क्या? पार्लियामेंट बनाएगा कानून। उसकी एंट्री 82 में पार्लियामेंट को पावर मिला है कि आप इनकम टैक्स के ऊपर क्या लगा सकते हो? टैक्स बना सकते हो, इनकम टैक्स के ऊपर कानून बना सकते हो, पर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर आप टैक्स नहीं ले सकते। वो स्टेट लिस्ट में पावर दिया हुआ है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। फिर इंपॉर्टेंट एक चीज पे आते हैं, हम इनकम टैक्स चैप्टर जो सब्जेक्ट है अपना, उसमें सीखने क्या वाले हैं? तो हम सीखने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ। हम इनकम टैक्स एक्ट नहीं सीखने वाले हैं, हम इनकम टैक्स लॉ सीखने वाले हैं। समझो ये इनकम टैक्स लॉ है तो उसमें इनकम टैक्स एक्ट इतना है और भी बहुत सारी चीजें हैं। करेक्ट है। तो देखो इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या चीजें आती है, तो देखो 3 बड़ी चीजें आती है और 3 छोटी चीजें आती है। 3 बड़ी चीज में सबसे पहले तो इनकम टैक्स एक्ट आ जाएगा, जो कि कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ है। और सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पूरा बता देगा इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है। उसमें शॉर्ट टाइटल यानी नाम क्या होगा, कमेंसमेंट कब से चालू हुआ और कहां से लेके कहां तक एप्लीकेबल होगा, एक्सटेंट भी सेक्शन 1 में लिखा हुआ है। अपने को एग्जाम के लिए इतना नहीं जाना। फिर बात करते हैं सेकंड बड़ा कंपोनेंट क्या है? एनुअल फिनांस एक्ट। एनुअल फिनांस एक्ट क्या होता है? अभी बजट आया था 1 फरवरी को, आपने देखा रहेगा, निर्मला सीतारमन जी ने बजट इंट्रोड्यूस किया था, अनाउंस किया था। बजट क्या है? वही एनुअल फिनांस एक्ट है। बजट में एक पार्ट होता है जो कि क्या होता है? फिनांस बिल होता है। बिल से एक्ट का जर्नी क्या है? कोई भी बिल को आप लोकसभा में पास करा देते हो, राज्यसभा में पास करा देते हो और फिर राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन ले लेते हो, एक्सेंट ले लेते हो, तो वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो जो फिनांस बिल निर्मला सीतारमन जी प्रेजेंट करती है तो वो क्या होता है? पास होने वाला रहता है लोकसभा राज्यसभा में। फिर जब राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या कर देगा? साइन कर देगा, तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। बिल विच प्रेजेंटेड इन अ बजट सेशन आफ्टर पासिंग इन बोथ हाउस एंड गेटिंग असेंट ऑफ प्रेसिडेंट इट बिकम्स फिनांस एक्ट। मई 22 और नवंबर 22, जून 22 और दिसंबर 22 के लिए प्रिसाइजली फिनांस एक्ट 2021 एप्लीकेबल है। करेक्ट है। तीसरा बड़ा कंपोनेंट क्या है? इनकम टैक्स रूल्स है। देखो पार्लियामेंट हर टाइम चालू नहीं रहता, उसके कुछ सेशन होते हैं, विंटर सेशन, समर सेशन, ऐसे सब उनके चलते रहते हैं। करेक्ट है। तो पार्लियामेंट पूरे टाइम तो चालू नहीं रहता, पर कानून की जरूरत तो पूरे साल होती है ना, कि कभी कहाँ पे बनाना पड़ेगा, कभी कहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो अभी पार्लियामेंट चालू नहीं है तो कैसे बनाए? तो उसके लिए रूल्स का ऑप्शन है कि सीबीडीटी क्या कर सकता है, उसके पास पावर है, वो रूल बना सकता है जिसको कलेक्टिवली बोला जाता है इनकम टैक्स रूल्स 1962। एक्ट बनाता है वो पार्लियामेंट बनाता है। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? जितने भी लोग चुने गए हैं, भले ही वो गवर्नमेंट के हो या अपोजिशन के हो, पर रूल्स कौन बना सकता है? रूल्स आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकता है। तो 3 बड़े कंपोनेंट क्या थे? इनकम टैक्स एक्ट था, एनुअल फिनांस एक्ट था, इनकम टैक्स रूल्स था। यहीं पे याद करो, यहीं पे याद करो। 3 बड़े कंपोनेंट है। 3 छोटे कंपोनेंट में देखो सर्कुलर, नोटिफिकेशन और केस लॉ। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? सर्कुलर का बड़ा ही सिंपल सा मतलब होता है, आपको गवर्नमेंट क्या कर रही है? गाइडेंस दे रही है। गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सीबीडीटी। और यहां पे सर्कुलर और नोटिफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है पता है? सर्कुलर सिर्फ डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, मतलब इनकम टैक्स के लोगों के ऊपर बाइंडिंग है। आप गाइडेंस के लिए लेना चाहो तो ले सकते हो, पर नोटिफिकेशन जो है वो सबके ऊपर बाइंडिंग है। एग्जाम्पल है नोटिफिकेशन का, जो ड्यू डेट अपना एक्सटेंड होता है वो। केस लॉ क्या होता है? समझो सर कोई कानून बनाया, उसमें लूपहोल्स तो होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लोग ढूंढ लेते हैं। तो लोग जब उसका मिसयूज करने लगते हैं तो केस वगैरह होते हैं। तो जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपीलेट अथॉरिटी या फिर जो एडवांस रूलिंग वगैरह के जो भी जजमेंट्स आते हैं वो क्या बनते हैं? केस लॉ बनते हैं। सीए इंटर के सिलेबस में है ही नहीं, वो भी क्या बनते हैं? इनकम टैक्स लॉ का पार्ट बनते हैं। तो इनकम टैक्स लॉ के 3 बड़े पार्ट है, 3 छोटे पार्ट है। 3 बड़े पार्ट क्या है? इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स रूल्स है और फिनांस एक्ट है। 3 छोटे कंपोनेंट क्या है? नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है और केस लॉ है। यहीं पे याद हो गया? वापस एक बार नहीं तो याद कर करके आगे बढ़ो। फिर बात करते हैं, देखो जब मैंने आपको बताया एक्ट, तो एक्ट में कुछ चीजें आएगी, जैसे सबसेक्शन क्या होता है और क्लॉज क्या होता है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो एग्जांपल देता हूं, ये है सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9(1) है, 9(2) है, 9(3) है, 9(4) है, समझो है। तो ये 9, 1, 2, 3, 4, इनको क्लॉज 9 को तो सेक्शन बोला जाएगा,
करेक्ट है। इनको सबसेक्शन बोला जाएगा या क्लॉज बोला जाएगा। तो उसके लिए बेसिक पार्ट क्या है, अगर ये 9(1), 9(2), 9(3), 9(4) इंडिपेंडेंट है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये क्या बोला जाएगा, सेक्शन 9 क्लॉज 1। और अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो इनको क्या बोला जाएगा, 9(1), 9(2), 9(3), 9(4 को क्या बोला जाएगा, सबसेक्शन बोला जाएगा। तो क्लॉज मीन्स व्हेन ईच पार्ट ऑफ सेक्शंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और सबसेक्शन मीन्स ईच पार्ट टेकन टुगेदर टू कंप्लीट द कंसेप्ट, तो उसको क्या बोला जाएगा, सबसेक्शन बोला जाएगा। नीचे अच्छे एग्जांपल दिए हैं, आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रोवाइजो एंड एक्सप्लेनेशन एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू। प्रोवाइजो क्या होता है, विराट कोहली हर मैच में अच्छा खेलेगा, पर कोई मैच ऐसी हो सकती है जिसमें वो 0 मारेगा। मतलब रूल क्या है, रूल ये है कि वो हर मैच में अच्छा खेलेगा। एक्सेप्शन क्या है कि कभी कभी भाई वो भी 0 पे आउट होगा। आजकल तो भाई का टाइम खराब चल रहा है, बट फिर भी ठीक है, करेक्ट है। और एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, क्लैरिफिकेशन। जैसे कोई एक सेक्शन है जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के टैक्सेशन की बात की हुई है, करेक्ट है। अभी इनकम टैक्स के कानून में कहीं ये नहीं बताया है पॉलिटिकल पार्टी क्या होगा, तो वो सेक्शन के नीचे एक्सप्लेनेशन डाल देंगे कि एक्सप्लेनेशन टू दिस सेक्शन भाई पॉलिटिकल पार्टी का टैक्सेशन क्या हो, मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे अपने चैप्टर 1 का पार्ट 1 खत्म होता है। अभी देखो ये कितना इजी हो गया। पार्ट 1 में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया टैक्स का मतलब क्या होता है, एग्जाम के लिए इतना कोई काम का है नहीं। फिर मैंने क्या बताया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताया, एक बार समझ लेना। फिर थर्ड, कितने कंपोनेंट होते हैं इनकम टैक्स लॉ के, 3 बड़े 3 छोटे, वो बताया। फिर यहाँ पे चौथा, एक्सप्लेनेशन क्या होता है, प्रोवाइजो क्या होता है, सबसेक्शन क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, बस इतना सा है, डन। पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट 2 में क्या है, स्टेप टू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अगर आपको टोटल इनकम निकालना है तो उसके स्टेप्स क्या होंगे, तो यही बेसिकली आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, करेक्ट है। तो क्या स्टेप्स होंगे, सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल दो। हाँ जी सर, निकाल दिया, पता चल जाएगा इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है। उसके बाद क्या करो, 5 हेड में इनकम को क्लासीफाई पहले कर दो कि कौन सी इनकम कौन से हेड में जाएगी, और फिर उसको क्या करो, कंप्यूट करो, कर दिया। उसके बाद क्लबिंग के और सेट ऑफ के एडजस्टमेंट करोगे तो जीटीआई आ जाएगा, और जीटीआई में से डिडक्शन लेस कर दोगे तो टोटल इनकम आ जाएगा। पार्ट 2 में आपके मॉड्यूल में यही चीज़ें कितना 10-15 पेजेस में दी हुई है, बट वो कोई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले हर एक चैप्टर यही सब है, तो वहाँ पे इन डिटेल सीखना ही है। फिर पार्ट 3 आते हैं, कुछ डेफिनेशंस है जो कि इम्पॉर्टेंट है इनकम टैक्स एक्ट में, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर असेसी की डेफिनेशन पे आते हैं, सेक्शन नंबर 27 जो कि बात करता है असेसी की डेफिनेशन के बारे में। असेसी का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। एक ऐसा आदमी जो इनकम टैक्स के कानून को फॉलो करेगा उसको असेसी बोला जाएगा, करेक्ट है, इनकम टैक्स में। हाँ जी सर। तो सबसे पहले क्या बोला है, असेसी का मतलब एक ऐसा आदमी होता है जो या तो टैक्स भरेगा या एनी अदर सम ऑफ मनी भरेगा। टैक्स का मतलब क्या, टैक्स होता है, एनी अदर सम ऑफ मनी का मतलब या तो इंटरेस्ट भरेगा, पेनल्टी भरेगा, फीस भरेगा, फाइन भरेगा, अंडर ये वाले एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, एंड इंक्लूड्स। मतलब सबसे पहले तो ये बोल दिया, मतलब क्या होगा, मतलब होगा कि भाई एक ऐसा आदमी जो या तो टैक्स भरेगा या एनी अदर सम ऑफ मनी भरेगा। और उसमें 3 लोगों का इंक्लूजन बोला कि ये 3 लोग भी क्या होंगे, असेसी होंगे। पहला बोला कि टैक्स भरने वाला असेसी होगा, फिर बोला ये 3 लोग भी असेसी होंगे, जिसमें सेकेंड नंबर वाला बोला है कि डीम्ड असेसी भी असेसी होगा। तो सवाल ये उठता है डीम्ड असेसी का मतलब क्या होता है। तो डीम्ड असेसी का मतलब एक ऐसा, समझो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप का इंडिया में भी बहुत सारा बिजनेस है, करेक्ट है। तो अभी क्या डोनाल्ड ट्रंप हर एक बिजनेस के कंप्लायंसेस के लिए क्या इंडिया में आएगा, नहीं आएगा। वो इंडिया में एक मैनेजर अपॉइंट कर देगा, एजेंट अपॉइंट कर देगा, जो क्या करेगा, इंडिया का काम देखेगा। तो ये केस में क्या होगा, वो जो मैनेजर या एजेंट है वो क्या माना जाएगा, डीम्ड असेसी माना जाएगा। तो उसको भी इनकम टैक्स में असेसी माना जाता है। फिर असेसी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, समझो आपको टैक्स भरना था, समझो आपको टीडीएस काटना था, समझो आपको टीसीएस कलेक्ट करना था, समझो आपको रिटर्न भरना था, पर आपको जो काम इनकम टैक्स में करना था आपने नहीं किया। अगर नहीं करोगे तो आपको क्या बोला जाएगा, असेसी इन डिफॉल्ट बोला जाएगा। मतलब आपने डिफॉल्ट वाले असेसी हो, तो वो भी असेसी की डेफिनेशन में आता है। और पहला पॉइंट क्या है, एवरी पर्सन, हर एक आदमी जिसके ऊपर क्या चल रहा है, असेसमेंट चल रहा है। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, चेकिंग, एक तरीके से समझ लो आपका चेकिंग चल रहा है। किसका चेकिंग चल रहा है, आपके इनकम का चेकिंग चल रहा है, आपके लॉस का चेकिंग चल रहा है, आपके रिफंड का चेकिंग चल रहा है, या आपके एनी अदर किसी दूसरे आदमी की इनकम के ऊपर आपका चेकिंग चल रहा है, जो कि क्लबिंग होता है बेसिकली।
तो ये भी एसएससी में आ जाएगा। तो एसएससी का डेफिनेशन कैसे स्ट्रक्चर हुआ है समझा? हाँ सर समझा। ये रिवीजन है तो थोड़ा फास्ट जाना है। फिर सेक्शन 231 में पर्सन का डेफिनेशन लिखा है। पर्सन कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो याद करने का तरीका 2 × 3 + 1 231 करेक्ट है। और 7 लोग ही क्या 7 पर्सन होते हैं। एसएससी का डेफिनेशन क्या था? 27 था करेक्ट है। तो ऐसे याद कर सकते हो। वैसे सिर्फ सेक्शन 2 याद किया दैट विल ऑल्सो बी मोर देन सफिशिएंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कौन कौन पर्सन होंगे? तो देखो 2 का 3 जोड़ी बना लो +1। पहली जोड़ी में इंडिविजुअल एचयूएफ, ये तो हमेशा साथ में रहते हैं। दूसरे में कंपनी पार्टनरशिप फर्म। देखो जहां जहां इनकम टैक्स में फर्म आएगा इसका मतलब उसके साथ हमेशा एलएलपी आएगा, पर उसके 2 एक्सेप्शन है। एक है सेक्शन 44 एडी, एक है सेक्शन 44 एडीए। पिछले साल तक सिर्फ 44 एडी हुआ करता था, अभी एडीए में से भी एलएलपी को निकाल दिया है। मतलब जहां जहां पार्टनरशिप फर्म आएगा हर प्रोविजन में ये समझना है एलएलपी उसके साथ ही आएगा, पर ये 2 सेक्शन में एलएलपी को एंट्री नहीं है। फिर एओपी बीओआई। एओपी क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। पर्सन में कौन लोग आ जाएंगे? ये 7 लोग आ जाएंगे। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल आएंगे करेक्ट है। मतलब आपने एक जॉइंट वेंचर बना दिया, आपने गणपति का मंडल बना दिया, ऐसा सब। फिर लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? म्यूनिसिपैलिटी होता है। और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब क्या है? इनकम टैक्स ने एक्चुअल में वो पर्सन नहीं है पर उसको क्या माना है? जुडिशियल आर्टिफिशियल, मतलब हमने खुद ने उसको एक कानूनी आदमी बनाया है, जैसे कि मंदिर वगैरह। तो ये 7 लोग हैं जो कि क्या माने जाते हैं? पर्सन माने जाते हैं। कानून में एओपी बीओआई एक साथ लिखा है, पर ये 2 अच्छा लगेगा ना, 2 का, ऐसा तो मैंने अलग कर दिया। फिर एचयूएफ के कुछ रिलेटेड नोट्स है। देखो 2 तरीके के हिंदू लॉ होते हैं, जिसमें एक तो दयाभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है, एक मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ है। ये समझना क्यों जरूरी है? एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, सबके मॉड्यूल में दिया हुआ है सीए सीएस सीए में। देखो दयाभागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ जो है वो प्रेवलेंट है सिर्फ वेस्ट बंगाल और असम में। सिर्फ ये 2 स्टेट में ही क्या लगेगा? ये दयाभागा स्कूल लगेगा, और मिताक्षरा स्कूल बाकी पूरे इंडिया पे लगेगा। फर्क क्या है? जो मिताक्षरा स्कूल है उसमें जो बच्चे का बर्थ हो जाता है, बर्थ के साथ ही उसके पास राइट आ जाते हैं फैमिली के प्रॉपर्टी के। पर दयाभागा में ऐसा नहीं होता, बर्थ के साथ नहीं आते, सक्सेशन वगैरह के साथ आते। तो ये एक बार रीड कर लेना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कंपनी। देखो इनकम टैक्स में 3 तरीके की कंपनी होती है। पहली होती है डोमेस्टिक कंपनी, दूसरी होती है इंडियन कंपनी, तीसरी होती है फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी का मतलब क्या है? एक ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट में क्या है? रजिस्टर्ड है, भाई ऑब्वियस सी बात है। या फिर जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ पे है? इंडिया में है, वो इंडियन कंपनी है। फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में लिखा है कि जो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वो कंपनी कौन है? फॉरेन कंपनी है। मीन्स कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी इज अ फॉरेन कंपनी। यहां तक क्लियर है? हाँ जी। तो सवाल उठता है सर डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या है? तो पहला पॉइंट है कि हर एक इंडियन कंपनी, जितनी भी इंडियन कंपनी है वो तो बाय डिफॉल्ट क्या होंगी? डोमेस्टिक कंपनी होगी। बट इंडियन कंपनी को छोड़ के मतलब फॉरेन कंपनी, ऐसी फॉरेन कंपनी जिसने अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिक्लेरेशन एंड पेमेंट का अरेंजमेंट, प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट इंडिया से किया हुआ है, तो वो भी डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी। इंडियन कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में, जिसका प्रिंसिपल ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है, साइड कर दो। सेकंड कौन सी कंपनी थी? फॉरेन कंपनी। जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है फॉरेन कंपनी हो गई। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या है? इंडियन कंपनी तो हमेशा डोमेस्टिक कंपनी होगी, पर इंडियन कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी जैसे कि फॉरेन कंपनी, अगर उसने डिविडेंड डिक्लेरेशन का और पेमेंट का अरेंजमेंट, प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट इंडिया से कर दिया है, तो वो भी क्या मान ली जाएगी? डोमेस्टिक कंपनी मान ली जाएगी। करेक्ट है। फिर इंडिया का डेफिनेशन क्या होता है? जीएसटी में भी पढ़ेंगे, ये रीड कर लेना। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंस बहुत है इनकम टैक्स में। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? जिस साल आप इनकम कमाते हो। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है? जिस साल आप टैक्स भरते हो, बेसिकली जिस साल आपका चेकिंग होता है। हमेशा प्रीवियस ईयर का अगला साल ही क्या होगा? असेसमेंट ईयर होगा। इस साल का प्रीवियस ईयर 21-22 है, असेसमेंट ईयर 22-23 है। मतलब जो 2021-22 में आपने इनकम कमाया है उसका चेकिंग होगा 2022-23 में। असेसमेंट ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम 1st of April, ईयर इन विच इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। ठीक है। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? मैंने बताया जिस साल आपने इनकम अर्न किया वो आपका प्रीवियस ईयर होता है। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि नॉर्मल सिनारियो में तो देखो जो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 आपका क्या होगा? प्रीवियस ईयर होगा। समझो आपका बिजनेस सेटअप हुआ है 1 जुलाई को,
तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक। अगर समझो बिजनेस बीच में बंद हो जाता है साल के, तो 1 अप्रैल को प्रीवियस ईयर चालू हुआ, वहां से लेके समझो बिजनेस बंद हो गया 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर तक आपका क्या होगा, प्रीवियस ईयर होगा। यहाँ तक तीनों पार्ट खत्म हो चुके हैं। अभी जो 2 पार्ट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4 से भी ज़्यादा पार्ट 5 इंपॉर्टेंट है, पर पार्ट 4 भी इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें जिस टाइम पे इंस्टीट्यूट को पेपर टफ पूछना रहेगा, ये सब चीज़ें पूछेंगे। करेक्ट है, हाँ जी सर। तो स्टार्ट करें पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या बोला है, अनडिस्क्लोज इनकम। आपने कोई इनकम दिखाई नहीं, तो वो केस में क्या होगा, तो यहाँ पे देखो हम 4-5 सेक्शन पढ़ेंगे। सेक्शन 68, 69D, 69, 69A, 69B, 69C। ये सर अभी क्यों पढ़ रहे हैं ये 68, 69? क्योंकि मॉड्यूल में इसी सीक्वेंस में दिया है, तो हमें क्या करना है, मॉड्यूल के सीक्वेंस से जाना है। ये जितने भी 4-5 आगे ट्रांजेक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें टैक्स कौन से सेक्शन में लगेगा, तो उसमें टैक्स लगेगा ये रेट से। कौन सी रेट होगी पता है, 60% टैक्स रेट 60% प्लस सरचार्ज 25% प्लस सेस 4%, विच विल कम अराउंड 75% के आसपास। इज इट क्लियर? यस सर। तो सबसे पहले इसमें है सेक्शन 68। 68 क्या बोलता है, कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मतलब आपकी बुक्स ऑफ टैली है, उसमें आपके पास क्या है, कोई क्रेडिट आया है, मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई रिसिप्ट दिखा रहा है, और जो असेसी है, मतलब जो आप हो, आपके पास वो पैसे की कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, या जो आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है इन ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर, तो जो वो पैसा है वो क्या मान लिया जाएगा, वो आपकी इनकम मान लिया जाएगा। भले ही हो सकता है वो आपने कहीं से लोन लिया हो, भले ही हो सकता है आपने कहीं से गिफ्ट लिया हो, पर वो क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा, और वो इनकम पे इस रेट से क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। इसके लिए बोला जाता है कि आप क्या करो, पहले ही बता दो। करेक्ट है। फिर बात करते हैं अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट की, सेक्शन नंबर 69। यहां पे एक वर्ड यूज किया है हर जगह, WFYIPAY, WFYIPAY। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने इसका मतलब दे दिया है, वेयर इन फिनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर होगा बेसिकली। AY है ना, PAY, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर होता है। ये आप प्रॉपर एज इट इज मॉड्यूल की लैंग्वेज लिख सको, उसके लिए ऐसी लैंग्वेज लिखी है, वेयर इन फिनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर क्या होगा, प्रीवियस ईयर ही होगा। करेक्ट है। तो अगर आप क्या करते हो, आपको प्रीवियस ईयर में एसएससी ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। समझो मैंने कोई फ्लैट ले लिया और आपने वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया, रिकॉर्ड नहीं किया है, या फिर एसएससी के पास उसके रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है अबाउट इट्स नेचर एंड सोर्स, या फिर जो एक्सप्लेनेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी, इनकम मान ली जाएगी और टैक्स लगा दी जाएगी। करेक्ट है। दूसरा पॉइंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी। अगर प्रीवियस ईयर में एसएससी को के पास मिलता है मनी या बुलियन या ज्वेलरी या आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, या विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपके पास कुछ पैसा मिल गया, आपके पास कुछ ज्वेलरी मिल गया, बुलियंस वगैरह मिल गए, मतलब रॉ गोल्ड वगैरह होता है, आपके पास सेम उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, या जो एक्सप्लेनेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो वो आपका क्या मान लिया जाएगा, इनकम मान लिया जाएगा। 69B क्या बोलता है, आपने इन्वेस्टमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया तो है, या फिर मनी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया तो है, पर आधा अधूरा दिखाया है। वेयर इन फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर इफ असेसी मेड इन्वेस्टमेंट और फाउंड ओनर ऑफ मनी बुलियन ज्वेलरी वगैरह एंड विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्टली। मतलब आपने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से 25 लाख रुपए का दिखाया है, और आपके पास उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, या जो एक्सप्लेनेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो जो वो आपका एक्सेस अमाउंट है वो क्या मान लिया जाएगा, इनकम मान लिया जाएगा, और उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो जो 25 लाख दिखा दिया वो ठीक है, जो 25 लाख नहीं दिखाया उसके ऊपर वो 75% की रेट से टैक्स भरो। और लास्ट में अनएक्सप्लेन्ड खर्चा, आपने क्या किया है, प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसा खर्चा किया है जिसके पास आपके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, या जो एक्सप्लेनेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो वो जो एक्सपेंस है वो क्या कर लिया जाएगा, आपकी इनकम मान लिया जाएगा, और वो उसके सामने आपको कोई डिडक्शन वगैरह भी वो लेने नहीं देंगे।
और टैक्स भरना पड़ेगा। BOA का मतलब क्या होता है, ऊपर कुछ जो वर्ड यूज़ किए हैं उसका यहाँ पे मतलब दिया है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। N&S का मतलब क्या, नेचर एंड सोर्स। MBJA मूवेबल प्रॉपर्टी, बुलियन, ज्वेलरी, एनी अदर वैल्यूएबल एसेट। करेक्ट है। यहाँ पे फिर एक हुंडी ट्रांजैक्शन करके पॉइंट बोला है। हुंडी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, हवाला का ट्रांजैक्शन। समझो कोई फॉरेन में एक बंदा बैठा है, मैं भी फॉरेन में हूँ, मैं इंडिया में हूँ, एक फॉरेन में बंदा बैठा है, मुझे उससे क्या चाहिए, पैसे चाहिए। करेक्ट, ब्लैक मनी है। तो वो हवाला ट्रांजैक्शन या हुंडी ट्रांजैक्शन क्या होता है, वो क्या करेगा, वो पैसा जो फॉरेन में बैठा है वो अपने किसी फ्रेंड को दे देगा। करेक्ट है। और वो फ्रेंड समझो उसका कोई रिलेटिव यहाँ पे इंडिया में रहता है तो वो मुझे दे देगा। तो इससे क्या हुआ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पे फॉरेन का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ और आपने क्या कर लिया, ऐसे कोई स्कीम बैठा के इलीगल काम कर लिया। तो उस रिगार्डिंग क्या उसको बोला जाएगा, हुंडी ट्रांजैक्शन बोला जाता है। इसके ऊपर पूरा यूट्यूब पे वीडियो डाला है, उसके ऊपर भी ये टैक्स सेम रेट में लगेगा। डन। फिर नेक्स्ट आते हैं, देखो मैंने जनरल रूल क्या बताया, जनरल रूल यह है कि प्रीवियस ईयर की जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स आपको कब देना पड़ता है, असेसमेंट ईयर में देना पड़ता है। प्रीवियस ईयर की इनकम पे आपको टैक्स असेसमेंट ईयर पे देना पड़ता है, पर उसका कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, सबसे पहले शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो और आपका शिपिंग बिजनेस है तो आपको उसी साल, मतलब प्रीवियस ईयर चल रहा है तो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो तो आपको उसी साल टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप AOP, BOI या AJP हो जिसने कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे गणपति के लिए या कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए क्या किया था, एक जॉइंट वेंचर बनाया था, अभी आप तोड़ रहे हो तो जो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भर दो। अगर आप प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हो, क्यों बेचने जा रहे हो, टैक्स चोरी करने के लिए, तो भी आप प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना है। अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, बंद हो रहा है, तो उसी साल आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसको याद कैसे करें सर, 5 पॉइंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। हाँ सर आ सकते हैं। एक, आप क्या कर रहे हो, आपको इंडिया छोड़ के जाना है। सेकंड पॉइंट, आपको इंडिया छोड़ के जाना है, इसके लिए आपने क्या किया, बिजनेस बंद कर दिया। 5th पॉइंट, इसके लिए आपने बिजनेस बंद कर दिया। इसके लिए आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी बेच रहे हो, अभी अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो। आपने जो भी AOP, BOI वगैरह बनाई थी वो आप क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो। करेक्ट है। और आपको एक नॉन रेजिडेंट लेने आ रहा है शिप से, ऐसा करके कुछ भी फालतू स्टोरी बना सकते हो जिससे क्या हो जाएगा, आपको ये 5 पॉइंट याद हो जाएंगे। तो देखो, इनकम टैक्स के चैप्टर 1 के ऊपर के 4 पार्ट क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, अपने को याद है। हाँ जी। अभी 5वां पार्ट आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, टैक्स रेट। टैक्स रेट पे आने से पहले एक सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि टैक्स रेट आया कैसे। तो सेक्शन नंबर 4 जो कि चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 1 क्या बोलता है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एक्सटेंट बोलता है, जो कि एग्जाम के लिए कोई काम का नहीं है। सेक्शन 2 डेफिनेशन बोलता है। सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर बोलता है। और सेक्शन 4 इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या है, ये इनकम टैक्स की बुक है, ये इनकम टैक्स का कानून है। अगर ये कानून के अंदर जाना है, ये कानून आपके ऊपर अप्लाई कब होगा, जब ये चार्जिंग सेक्शन आपको परमिशन देगा। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, आपकी टोटल इनकम जो है प्रीवियस ईयर की, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, रेट ऑफ टैक्स से। तो जो भी अमाउंट आएगा वो आप क्या करो, असेसमेंट ईयर में जमा करा दो। जो आपने, मतलब यही है, जो आपने प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई उसके ऊपर टैक्स असेसमेंट ईयर में जमा कराओ। किस पे टैक्स जमा कराना है, तो टोटल इनकम पे जमा कराना है। टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, आगे आने वाले चैप्टर में अपने को सिखाएंगे कैसे निकालेंगे, कौन सी रेट से टैक्स निकालना है, जो कि अभी हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले सर ये बताओ, टैक्स रेट का सोर्स क्या है, मतलब टैक्स रेट कहाँ लिखी हुई है कानून में। तो 2 जगह लिखी है, एक तो फिनांस एक्ट में लिखी है। फिनांस एक्ट क्या होता है, जो बजट में निर्मला सीतारमन जी बोलती है वही फिनांस एक्ट होता है। फिनांस एक्ट में एक तो जो अपना 2,50,000 से लेके 5 लाख, वो वाले जो स्लैब वगैरह जितने भी होते हैं वो सब फिनांस एक्ट में लिखे होते हैं। दूसरे टाइप के भी टैक्स रेट होते हैं जो जनरली चेंज नहीं होते। ये जो फर्स्ट वाले हैं ये चेंज होते रहते हैं, 1-2 साल 3 साल में चेंज होते रहते हैं। दूसरे कुछ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स होते हैं, जैसे लॉटरी के ऊपर 30% हो गया, जैसे अभी ऊपर 75% वाला टैक्स रेट बताया था। ये सब क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ये टैक्स रेट कहाँ लिखे होते हैं, ये इनकम टैक्स एक्ट में ही पीछे लिखे होते हैं। ठीक है। एनुअल फिनांस एक्ट में
जो सेक्शन उसका 2 है उसमें क्या है, 4 पार्ट है जिसमें क्या लिखे हुए हैं, टैक्स रेट लिखे हुए हैं। पार्ट 1 में रेट एट विच इनकम टैक्स लगेगा, पार्ट 2 में टीडीएस वगैरह के रेट है उसके डिडक्शन, पार्ट 3 में सैलरीज की रेट और उसके एडवांस टैक्स के कंप्यूटेशन के बारे में, और पार्ट 4 में कंप्यूटेशन ऑफ नेट एग्रीकल्चर इनकम के बारे में लिखा हुआ है। ये आपके मॉड्यूल में लिखा था तो मैंने ले लिया है। अभी आपको कान खोल के एकदम माइंड को अलर्ट करके सुनना है। टैक्स रेट अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर 1 का, जो मैं आपको फटाफट रिवाइज कराने वाला हूँ। ये जो भी आगे आने वाले 15-20 मिनट है इसको आपको मल्टीपल टाइम क्या करना है, सुनना है, ठीक है। हाँ जी सर, तो देखो सुनो सुनो सुनो, इम्पॉर्टेंट है। टैक्स रेट किस किस के लिए टैक्स रेट होते हैं, देखो मैंने क्या बताया था, 7 पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ होता है, फर्म होता है, कंपनी होता है, एओपी होता है, बीओआई होता है, ये सब पर्सन होते हैं। तो देखो मेजॉरिटी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी सबके लिए सेम तरीके का टैक्स रेट है। फर्म के लिए अलग तरीके का टैक्स रेट है और कंपनी के लिए अलग तरीके का टैक्स रेट है, लोकल अथॉरिटी वगैरह के लिए है, पर अपने को ध्यान नहीं देना है फिलहाल, करेक्ट है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ पार्टनरशिप फर्म के टैक्स रेट के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल सा टैक्स रेट है। कहाँ गया पार्टनरशिप फर्म, हाँ ये देखो, टैक्स रेट ऑफ फर्म क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म का टैक्स इंक्लूडिंग एलएलपी का टैक्स रेट क्या होगा, 30% होगा। कुछ नहीं सोचना है, सीधा मल्टीप्लाई करो 30% से, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, वो क्या होता है आगे बताता हूँ। सीधा कितना रहेगा, 30% टैक्स रेट रहेगा। ये हो गया किसका, फर्म का या एलएलपी का। फिर बात करते हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी का टैक्स रेट क्या होगा। रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, आपके लिए क्या होगा, सेम टैक्स रेट होगा। अगर आपका इनकम 2.5 लाख रुपए तक है, 2,50,000 तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 से 5 लाख है तो 5% टैक्स लगेगा। 5 लाख से 10 लाख है तो 20% टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ तक 12,500 आता है, यहाँ तक 1,12,500 आता है, वो सब क्लास में इन डिटेल डिस्कस किया था। अगर आप सीनियर सिटीजन हो, तो ये जो बेसिक एग्जम्पशन है ये 2.5 लाख वाला, ये क्या हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। मतलब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख से 5 लाख बाकी सब कुछ सेम होगा। और अगर सुपर सीनियर सिटीजन हो तो ये बेसिक एग्जम्पशन आपका 5 लाख हो जाएगा, मतलब 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेकेंड स्लैब ऑब्वियस ही बात है फिर चला जाएगा 5 लाख तक नील टैक्स, उसके बाद सेम टू सेम, करेक्ट है। तो अब सवाल ये उठता है सीनियर सिटीजन का मतलब क्या और सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब क्या। तो सीनियर सिटीजन का मतलब क्या, 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक एज बेस्ड कंडीशन, दूसरा रेजिडेंशियल स्टेटस वाला कंडीशन। एज बेस्ड का मतलब क्या है, आपका उम्र 60 साल से ऊपर होना चाहिए, और रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या कंडीशन है कि आप इंडिया के रेजिडेंट होने जरूरी हो। सुपर सीनियर सिटीजन में भी 2 कंडीशन है, एज बेस्ड कंडीशन आपका 80 साल से ज़्यादा उम्र होना चाहिए, और रेजिडेंट बेस्ड कंडीशन आप इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो, भले ही आपका उम्र 90 साल है, आपको ये 2.5 लाख वाला ही स्लैब एप्लीकेबल होगा। फिर बात करते हैं टैक्स रेट इन केस ऑफ कंपनी। देखो सबसे पहले फॉरेन कंपनी के केस में टैक्स रेट क्या होगा, 40% होगा। फॉरेन कंपनी के केस में टैक्स रेट क्या होगा, 40% होगा। डोमेस्टिक कंपनी के लिए 2 टैक्स रेट है, बाकी सब कंपनी के लिए, डोमेस्टिक कंपनी के लिए कितना टैक्स रेट है, 30%, सिंपल सीधा 30%। अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो जिसका टर्नओवर, सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट परसों अभी प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, 21-22, कल प्रीवियस ईयर क्या था, 2021, परसों क्या था, 19-20, ये पिछले साल 18-19 था, अभी 19-20 हो जाएगा। अगर आपका परसों टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 19-20 है, परसों 19-20 में आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 400 करोड़ तक है, 400 करोड़ तक है, तो आपके लिए टैक्स रेट 25% होगा, अदरवाइज 30% होगा। तो सबसे पहले फॉरेन कंपनी का देख लिया, फॉरेन कंपनी का 40%, डोमेस्टिक कंपनी के लिए 2 चीज देख लो, बाकी सबके लिए कितना है, बाकी सबके लिए 30%। अगर आपका परसों यानी 19-20 में टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 400 करोड़ रुपए तक है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। 95% कंपनी सब यहाँ पे आ जाएगी, 25% में आ जाएगी। फिर बात करते हैं रेट ऑफ सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब क्या होता है, नाम पढ़ो, देखो चार्ज का मतलब क्या होता है, टैक्स, सर का मतलब क्या होता है, एडिशनल। सरचार्ज का मतलब क्या है, एडिशनल टैक्स।
करेक्ट है। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई या एजेपी हो, देखो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपके ऊपर टैक्स बढ़ेगा। तो अगर आपका इनकम 50 लाख क्रॉस हो जाता है, अप टू 1 करोड़ होता है, तो आपके ऊपर सरचार्ज 10% लगेगा। अगर आपका इनकम 1 करोड़ क्रॉस हो जाता है, अप टू 2 करोड़ होता है, तो आपके लिए सरचार्ज 15% लगेगा। अगर आपका इनकम 2 करोड़ क्रॉस हो जाता है, अप टू 5 करोड़ होता है, तो आपके ऊपर सरचार्ज 25% लगेगा। और अगर आपका इनकम 5 करोड़ क्रॉस हो जाता है, तो आपके ऊपर सरचार्ज 37% लगेगा। वापिस यहीं पे याद करो, अगर आपका इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10% सरचार्ज, 50 लाख से कम है तो सर कुछ नहीं, कोई सरचार्ज नहीं, नॉर्मल टैक्स लगेगा। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाता है तो सरचार्ज 15% लग जाएगा। अगर आपका इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो आपको ऊपर सरचार्ज 25% लगेगा। अगर आपका इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो आपके ऊपर सरचार्ज 37% लगेगा। बट इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आपके पास 111A, STCG 111A या फिर LTCG 112A का इनकम है, ये क्या होता है कैपिटल गेन में देखेंगे, या फिर आपका डिविडेंड का इनकम है, तो उसके लिए आपका सरचार्ज 15% से एक्सीड नहीं हो सकता। उसका लॉजिक क्या है, बेसिकली स्टॉक मार्केट में सब फॉरेनर्स के पैसे लगे हैं, FII के पैसे लगे हैं, उनके ऊपर ये 37% वगैरह टैक्स सरचार्ज नहीं लगा सकते। उसके रीज़न है, क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कराया था। तो उनके ऊपर मैक्सिमम कितना 15% ही टैक्स लगेगा। टैक्स नॉर्मल लगेगा, मैक्सिमम 15% ही सरचार्ज लगेगा। इज इट क्लियर? यस। इंपॉर्टेंट एडवाइस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दिया है। आपको क्या करना है, एट टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सरचार्ज सेपरेटली कैलकुलेट करना है, ये ऊपर वाली इनकम के लिए, और सेपरेटली कैलकुलेट करना है अदर इनकम के लिए, टू अवॉइड मिस्टेक्स। पार्टनरशिप फर्म के केस में सरचार्ज क्या होगा, अगर पार्टनरशिप फर्म करोड़पति बन जाती है, मतलब उसका टोटल इनकम अगर 1 करोड़ क्रॉस हो जाता है, करोड़पति बन जाती है, तो सरचार्ज 12% होगा। करेक्ट है। कंपनी के केस में सरचार्ज क्या होगा, देखो 2 तरीके की कंपनी मैंने बताई थी, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो डोमेस्टिक के केस में सरचार्ज 7% होगा, फॉरेन के केस में सरचार्ज 2% होगा। फॉरेन के केस में कम क्यों है सर, बिकॉज ऑलरेडी ऊपर इतना तो ले लिया ना, ऊपर ऑलरेडी कितना ले लिया, टैक्स 40%। अगर आपकी इनकम 10 करोड़ क्रॉस हो जाती है तो डोमेस्टिक के केस में 12% सरचार्ज और फॉरेन के केस में 5% सरचार्ज। अभी सर ये याद कैसे रखने का, ये जितना 5-7 मिनट का जो पैच था ना, जिसमें मैंने फटाफट टैक्स रेट पढ़ाया है, इसको क्या करो, इसको आप जितना ज़्यादा हो सके उतना सुन लो, अपने आप याद हो जाएगा, याद करने का कोशिश नहीं करना पड़ेगा। कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ, पर उसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हुए हैं ताकि मुझे पता है ये कंसेप्ट में आपको क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले तो मार्जिनल रिलीफ हर एक असेसी के ऊपर एप्लीकेबल है जिस असेसी के ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल है। अगर आपकी इनकम सरचार्ज से थोड़ी सी बढ़ जाती है, मतलब आपके ऊपर सरचार्ज 50 लाख के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो आपकी समझो इनकम 50 लाख और 50,000 हो जाती है, तो इसकी वजह से सरचार्ज लग जाएगा। और अगर सरचार्ज लगेगा तो आपका टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब जितनी इनकम नहीं बढ़ी उससे ज़्यादा आपका क्या बढ़ जाएगा, टैक्स बढ़ जाएगा। ये वो पूरा एक वीडियो है 15-20 मिनट का, उसमें अच्छे से समझाया है क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ। तो अगर आपका टैक्स इतना बढ़ जाएगा तो आपको गवर्नमेंट क्या बोल रही है, रिलीफ दे रही है। रिलीफ में गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही है, गवर्नमेंट बस इतना बोल रही है कि अगर आपके इनकम बढ़ने से आपके ऊपर सरचार्ज लगता है तो मैक्सिमम एडिशनल टैक्स कितना होगा पता है, जितना आपका इनकम बढ़ा था। तो स्टेप 1 में क्या करो, टोटल इनकम कैलकुलेट कर लो, उसके ऊपर टैक्स और सरचार्ज ऐड कर दो। स्टेप 2 में क्या करो, वो वाली इनकम देखो जिसके ऊपर सरचार्ज लगा था, मतलब 50 लाख 50,000 है तो 50 लाख इनकम ले लो और उसके ऊपर टैक्स निकाल दो। स्टेप 3 में स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो लोअर है वो ले लो, इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन टोटल इनकम कर लो, और जो आया उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दो। यहाँ पे नहीं समझा है कोई बात नहीं, वो एक स्पेशल वीडियो मार्जिनल रिलीफ का दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक मार्जिनल रिलीफ में नहीं सॉल्व करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम हो सकता है समझने में। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन वाइज दिया है ताकि आपको याद रहे नोट्स में। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, इंपॉर्टेंट स्टार लगाओ, इसके ऊपर एमसीक्यू वगैरह बनने के पूरे चांस है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 सबसे पहले ये समझो सिर्फ रेजिडेंट को मिलता है, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलता है। दूसरा, ये सिर्फ इंडिविजुअल को मिलता है, एचयूएफ को भी नहीं मिलता है।
कब मिलेगा? जब आपका इनकम 5 लाख रुपए तक होगा। कितना? 5 लाख रुपए तक इनकम होगा तो आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना भी आपका टैक्स आ रहा है वो ले लो और 12,500 ले लो, विच एवर इज लोअर उतना आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है वो आप देख सकते हो। फिर बात करते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर 4% लगेगा। टोटल टैक्स कर दो और सरचार्ज अगर आता है तो वो भी ले लो, दोनों के टोटल के ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। और जो रिबेट है 87A वाला वो LTCG 112A के सामने नहीं मिलेगा। वो मैं LTCG 112A कराऊंगा तभी बता दूंगा। ठीक, तो यहाँ तक समझा? हाँ सर समझा। अभी सर आपने एक चीज़ हमें सिखाई ही नहीं, एक नया टैक्स रेट आया है इंडिविजुअल HUF के लिए, वो 2.5 लाख से वो वाला नया वाला आया ना, 5% 10%, वो वाला नया वाला टैक्स रेजिम जो अल्टरनेट टैक्स रेजिम आया है, न्यू टैक्स रेजिम आया है, वो आपने क्यों नहीं सिखाई? ये तो गलत कर रहे हो आप, कुछ स्किप कर रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं, कुछ स्किप नहीं है। वो वाला पार्ट है, वो बेसिकली करने से पहले आपको हर एक चैप्टर का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नया टैक्स रिजीम लेते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेंगे। करेक्ट है। तो क्या बेनिफिट है पहले वो तो समझना पड़ेगा। इसके लिए वो जो लास्ट चैप्टर कंप्यूटेशन वाला होता है मॉड्यूल में भी उसमें ही दिया हुआ है, हम भी वहीं पे पढ़ेंगे। करेक्ट है। फिर कुछ कंपनी के लिए ऑल्टरनेट टैक्स रेट है, उसके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले सेक्शन 115BA। अगर आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी का मतलब ऊपर मैंने आपको बताया, आप इंडियन कंपनी हो या फिर आप फॉरेन कंपनी हो, पर आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिक्लेरेशन और पेमेंट का अरेंजमेंट इंडिया से कर दिया है, प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट, तो आप डोमेस्टिक कंपनी बन जाते हो। तो अगर आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आपको 25% टैक्स रेट मिलेगा अगर आप ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो। कौन सी फॉलोइंग कंडीशन? पहली बात, कंपनी आपकी रजिस्टर्ड 1 मार्च 2016 के बाद होनी चाहिए, या उस दिन या उसके बाद। दूसरा, आप ऑप्शन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले या उस दिन तक क्या करते हो, एक्सरसाइज कर देते हो। तीसरा, एक बार आप ये ऑप्शन ले लेते हो तो उसके बाद आप इसमें से निकल नहीं सकते, एक्सेप्ट अगर आपको सेक्शन 115BA में जाना है तो आप निकल सकते हो। कुछ बेनिफिट, अगर आप ये सेक्शन लोगे तो कुछ बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। सेक्शन 32AD लिखा था पर अभी वो एप्लीकेबल है ही नहीं, निकल चुका है। सेक्शन 35AD वो 14 बिजनेस PGBP वाले, सेक्शन 35 रिसर्च वाला बिजनेस, सेक्शन 35 CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम पे 100% जो बेनिफिट मिलता है, 35 CCD स्किल डेवलपमेंट पे जो 100% मिलता है, 10AA डिडक्शन SEZ में 3 फेजेस में मिलता है, 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट। आपको कोई तरीके का डिडक्शन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 80JJ और AA और ATM, और एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो आज के दिन पे ये सेक्शन कोई ऑप्ट करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वैसे भी 95% डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट 25% ही है, ये भी 25% ही दे रहे हैं, साथ में ये इतने सारे रोक टोक कर रहे हैं, तो भाई कौन लेगा? करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 115BAA। 115BAA नया सेक्शन आया था 2-3 साल पहले। एलिजिबल असेसी कौन है? सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं डाला है। टैक्स रेट क्या होगा? 22% टैक्स, 22% प्लस 10% कंपल्सरी सरचार्ज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, मतलब इफेक्टिव टैक्स रेट 25.168% हो जाएगा। अगर आप ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप ये बेनिफिट ले सकते हो। सबसे पहले है कि आपको रिटर्न से पहले ये क्या करना है? ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। एक बार आप ऑप्शन ले लिया, बाद में आप निकल नहीं सकते। अगर आपने एक बार ये ऑप्शन ले लिया तो आपको मैट नहीं भरना है। मैट क्या होता है? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है। कंपनी को मिनिमम उतना टैक्स तो भरना ही पड़ता है, CA फाइनल में आता है। कुछ बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, जो ऊपर वाले बेनिफिट थे वही आपको यहां पे भी नहीं मिलेंगे। बट अगर पिछले साल समझो ये सम बेनिफिट की वजह से, समझो पिछले साल आपको ये सेक्शन नहीं आपने ली थी, आपके ऊपर 10AA सेक्शन एप्लीकेबल था, तो आपने 10AA में डिडक्शन ले लिया 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट, जिसकी वजह से आपको क्या आ गया? लॉस आ गया। तो ये लॉस जो पिछले साल आया है, अगर ये साल आप 115BAA ले रहे हो तो वो सम बेनिफिट जो ऊपर दिए हुए थे उसकी वजह से अगर कोई लॉस आता है तो वो आप क्या नहीं कर सकते? कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते ये साल। और 6 पॉइंट, स्पेशल टैक्स रेट विल प्रिवेल ऑन रिस्पेक्टिव इनकम, जैसे सेक्शन 111A HTCG 111A 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर किधर स्पेशल रेट एप्लीकेबल है तो वही रेट लगेगा, बाकी सब जितनी भी इनकम है उसके ऊपर ये नया वाला इनकम टैक्स लग जाएगा। करेक्ट है। फिर नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन 115BAB।
सेक्शन 115 बी ए बी में एलिजिबल एसएससी कौन होगा? देखो ऊपर कौन था, सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी था 115 बी ए में। यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो है, साथ में वो न्यू कंपनी होना भी ज़रूरी है। न्यू कंपनी का मतलब क्या है, नीचे कंडीशन दिया है। टैक्स रेट क्या होगा? इनकम टैक्स की हिस्ट्री में सबसे लोवेस्ट टैक्स रेट इंडिया में अभी तक आया है किसी के लिए, तो ये टैक्स रेट है कंपनी के लिए बेसिकली 15% टैक्स प्लस कंपलसरी सरचार्ज 10% प्लस कंपलसरी सेस 4%, तो टोटल हो जाएगा 17.16% आपका क्या होगा, टैक्स रेट होगा। बट अगर आपको ये टैक्स रेट चाहिए तो आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या कंडीशन है? कुछ कंडीशन तो ऊपर जैसा ही है। जैसे ऑप्शन आपको क्या करना पड़ेगा, ड्यू डेट से पहले लेना पड़ेगा। अगर आप लेते हो ये ऑप्शन तो आपको मैट नहीं भरना, कुछ बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, उसकी वजह से जो लॉस वगैरह होगा वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी सेटअप या रजिस्टर्ड होनी चाहिए 1/10/2019 ऑन और आफ्टर, मतलब उस दिन या उसके बाद, और उससे अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कमेंस कर देने हैं टिल 31 मार्च 23। वैसे ही इस टाइम के बजट में वो 24 हो चुका है, पर अपने सिलेबस में 23 ही रहेगा। करेक्ट है, हाँ जी सर। पर सर इतना बेनिफिट गवर्नमेंट क्यों दे रही है? क्योंकि वो मेक इन इंडिया करके जो प्रोजेक्ट मोदी जी लेके आए थे ना, उसके तहत आपको कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग के खोल रहे हो, इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो हम आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं। स्पेशल टैक्स रेट कोई समझो है तो जैसे 111A 112A लॉटरी का इनकम, उसके ऊपर वो जो टैक्स रेट है उसी हिसाब से टैक्स लगेगा। कुछ एडिशनल कंडीशन है, ये ब्लू वाली, आपका बिजनेस नया होना चाहिए, स्प्लिटअप या रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी नया होना चाहिए। एक्सेप्शन क्या है? 20% सेकेंड हैंड चल जाएगा और इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी चल जाएगा जिसके ऊपर इंडिया में आपने डेप्रिसिएशन पहले नहीं लिया है। ये सेम कंडीशन आपका 10AA में होगा, 35AD में होगा, तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी के पास कोई बिल्डिंग है तो कंपनी को ऐसी बिल्डिंग यूज नहीं करनी है जो पहले होटल में या कन्वेंशनल सेंटर में यूज होती थी। और अगर आप क्या समझो, देखो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, 90% इसका ऑपरेशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का रेवेन्यू है। प्लस ऐसा हो सकता है ना 10% कोई अदर इनकम हो, जैसे बैंक में से इंटरेस्ट मिलता हो या फिर रेंट वगैरह मिलता हो। तो यहाँ पे तो सर समझा, ये ऊपर वाली टैक्स रेट, लोवेस्ट टैक्स रेट पे टैक्स लगेगा। ये वाली इनकम जो है अदर देन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, उसके ऊपर कहाँ कैसे टैक्स लगेगा? तो उसके ऊपर 115BAA के हिसाब से टैक्स लगेगा, जो कि क्या होगा, 22% टैक्स रेट। इसके ऊपर वाला जो सेक्शन कराया था ना वो। फिर कुछ नोट दिया है, अगर एसएससी क्या करता है, ऑप्ट करता है सेक्शन 115BAA BAC या BAD। ये क्या है? BAA ऊपर वाला 22% टैक्स रेट, BAC क्या है? ऑल्टरनेट टैक्स रिजिम, जो 5, 10, 15, 20, 25, 30 वाला टैक्स स्लैब आया है वो। और 115BAD क्या है? 115BAD कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए एडिशनल वो देता है, ऑल्टरनेट टैक्स रिजिम देता है। करेक्ट है। तो अगर ये तीन आप सेक्शन ऑप्ट करते हो और आपका कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो ऊपर मैंने बताया एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो समझो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिला, पर ये जो अमाउंट था वो ब्लॉक से आपने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ये तो गलत हो गया ना, ब्लॉक से रिड्यूस किया, जिसकी वजह से मुझे आगे जाके डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा और ये भी रिड्यूस हो गया और एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी नहीं मिला। तो वो क्या बोला कि जाके ब्लॉक में वो क्या कर दो, ऐड कर दो वापस। और अगर एसएससी 115BA ये वाले सेक्शंस ऑप्ट करता है तो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 40% मिलेगा। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो यहाँ पे नीचे लिखा है कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू हैव कंप्लीटेड दिस लेक्चर बट डोंट स्टॉप नाउ, कवर ऑल द क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस इट। तो अभी आपका जिम्मेदारी है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पर उससे पहले एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, कोऑपरेटिव हाउसिंग नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट है, वो भी मैं आपको लिखा देता हूँ फटाफट। 2 मिनट का भी काम नहीं है और उसके बाद अपना चैप्टर 1 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा सुनना, तो सब चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में टैक्स रेट क्या होगा, देखो बड़ा ही सिंपल है। अगर आपका इनकम कितना है, अप टू 10,000 रुपीज़ है, तो 10% टैक्स होगा। अगर 10,000 से 20,000 है तो 20% टैक्स होगा, और 20,000 के ऊपर है तो कितना होगा, 30% टैक्स। बड़ा ही सिंपल है। क्या मैंने बोला, कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स रेट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आपका इनकम अप टू 10,000 है तो 10%, 10,000 से 20,000 है तो 20%, और 20,000 से ऊपर है तो 30%। सिंपल है। हाँ जी सर। तो ये एक सेकेंड,
ये आपको यहाँ पे लिख देना है। तो अगर आपका टोटल इनकम 10,000 तक है तो 10%, 10,000 से ज़्यादा होता है 20,000 तक है तो 20%, और 20,000 से ऊपर है तो 30%। नीचे वो सेक्शन 115 BAD के बारे में लिखा हुआ है। 115 BAD क्या है? कंसेशनल टैक्स रेट है कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साफ साफ लिखा है दिस विल बी डील्ड इन CA फाइनल लेवल। तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 1 क्या होता है? डन होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और लाइक वगैरह कर दो।